हो गया। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केटी सर। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया गया, सबसे पहला जो वर्गीकरण किया था जीवधारियों का, वो अरस्तु ने किया था। और अरस्तु ने समस्त जीवधारियों को दो भागों में बांटा था, जिसमें एक था एनिमल, दूसरा था प्लांट। तो इसके लिए सबसे पहले जब अरस्तु ने जो जीवों को दो भागों में बांटा, तो लेकिन इस पे ज़्यादा कार्य नहीं किया। जो कैरोलस लिनियस थे, इन्होंने ज़्यादातर समय दिया और इसके विषय में डिटेल स्टडी किया। और इस तरह से कैरोलस लिनियस ने पूरी तरह से जीवों को दो भागों में क्लासीफाई कर दिया, दो भागों में बांट दिया। तो कैरोलस लिनियस के बेसिस पे जो जीवधारी हैं, शुरू के टाइम पे जब इनको पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, जैसे हमें पता है करीब जो जंतु हैं पृथ्वी पे, इनकी संख्या 12 लाख के आसपास है। और इसी तरह से जो पौधे हैं, इनकी संख्या करीब 5 लाख के आसपास है। तो कुल मिला के 17 से 20 लाख, मतलब एक एवरेज डाटा देखेंगे तो 17 लाख है। लेकिन इससे ज़्यादा जीवधारियों की खोज हो चुकी है पृथ्वी पे। तो अब इतने जीवों के विषय में पढ़ पाना एक असंभव सा कार्य था। तो इस वजह से वैज्ञानिकों ने इसे अलग अलग भागों में जगत में विभाजन करना सबसे पहले शुरू किया। तो पहला विभाजन अरस्तु ने किया, दो भागों में किया था। एक एनिमल था, दूसरा प्लांट, माने जंतु जगत और पादप जगत में। लेकिन इस पे ज़्यादा कार्य न करके कुछ समय के बाद इन्होंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मतलब अच्छे से क्लासिफिकेशन नहीं कर पाए। तो बाद में कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने जीवधारियों को दो भागों में मुख्य रूप से बांट दिया। तो जिसमें पहला भाग उन्होंने बनाया एनिमल किंगडम और दूसरा बनाया क्या, प्लांट किंगडम, अर्थात जंतु जगत और पादप जगत। तो मैंने कैपिटल ए और पी केवल लिखा है। तो ए से हो गया एनिमल, पी से हो गया प्लांट। तो इस तरह से दो भागों में जीवों का वर्गीकरण किया गया। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे जो दूसरा वर्गीकरण किया, वो था ये टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपसे क्वेश्चन ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में खास करके पूछा जाएगा कि जो दो जगत वर्गीकरण है या दो जगत वर्गीकरण का जो सिद्धांत है वो किसने दिया। तो आप आंसर में क्या टिक करिएगा, कैरोलस लिनियस। मान लीजिए अगर कैरोलस लिनियस नहीं ऑप्शन में रहता है, ज़्यादातर तो वैसे कैरोलस लिनियस ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो अरस्तु का नाम मिल सकता है आपको। अब बात हम करेंगे थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। तो जो थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये दिया गया था अर्नेस्ट हेकल के द्वारा 1866 में। ये कब दिया गया, 1758 में, और ये 1866 में आता है। तो थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की। जो तीन जगत का वर्गीकरण है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जब जंतुओं को हम एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, माने जंतु और पादप जगत दो भागों में ही केवल बांटेंगे, तो अब इसमें कुछ ऐसे भी जीवधारी रह गए जो जंतु से भी समानता प्रदर्शित कर रहे थे और पौधे से भी समानता प्रदर्शित कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें पता है यूग्लिना। तो यूग्लिना जो है उसे जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को न तो हम एनिमल कह सकते हैं पूरी तरह से, न ही प्लांट कह सकते हैं। इसके अंदर दोनों के कैरेक्टर थे। तो कुछ इस तरह के जीवधारी। और इसके अलावा जैसे हमें पता है एनिमल जो जंतु होते हैं ज़्यादातर तो वो बहुकोशिकी होते हैं। प्लांट जो होगा वो भी ज़्यादातर बहुकोशिकी होगा, मतलब उनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। तो अब ऐसे भी जीवधारी थे जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना था। तो ऐसी कंडीशन की वजह से थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो अर्नेस्ट हेकल साहब ने क्या किया, 1866 में इन्होंने थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसके बेसिस पे जो जीवधारी थे उन्हें तीन जगत में बांटा गया। पहला जगत इन्होंने बनाया प्रोटिस्टा, जिसमें केवल एक कोश के जीवों को रखा जो कि एक कोशिका से बने थे और यूकैरियोटिक नेचर के थे। और इस तरह से दूसरा जगत इन्होंने बनाया एनिमैलिया, और उसके बाद तीसरा जो जगत था वो था ऑलरेडी प्लांटी, मतलब पादप जगत। तो प्रोटिस्टा जगत और जंतु जगत और उसके अलावा पादप जगत, ये तीन जगत हो गया। लेकिन अब भी दिक्कत थी, अब भी पूरी तरह से जीवों का वर्गीकरण मतलब अच्छा नहीं था। क्यों, क्योंकि इसमें अब ऐसे भी कुछ जीवधारी थे जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बना था, मतलब जिनमें अविकसित टाइप का केंद्रक था। जैसे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की, आर्कीबैक्टीरिया की, तो इनका जो शरीर होगा वो एक कोशिका से ही बना होगा और कोशिका भी खास करके प्रोकैरियोटिक होगी, पूर्व केंद्र की टाइप की थी। तो ऐसी कंडीशन की वजह से ही हमें फोर किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। मतलब जो वैज्ञानिक थे एशरफ कोपलर
कोपलैंड, इन्होंने क्या किया 1956 ईस्वी में जीवधारियों को 3 से 4 जगत में विभाजित किया। अब इन्होंने चौथा जगत नया क्या बना दिया, मोनेरा। तो मोनेरा एक ऐसा जगत था जिसमें जो पूर्व केंद्र की कोशिका वाले जीवधारी होंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक जीवधारी होंगे, उनको इसमें रखा। जैसे बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होगा। और इसके अलावा प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया ज्यों का त्यों रहा। तो इस तरह से इन्होंने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। किसने, कोपलैंड नामक साइंटिस्ट ने 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया 1956 के अंदर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके अलावा प्लांटी और एनिमलिया, इस तरह से 4 जगत बनाया गया। लेकिन 4 जगत बनाने के बावजूद भी समस्याएं कम नहीं हुई। अब भी समस्या थी। कुछ ऐसे एनिमल थे, खास करके प्लांट थे। तो प्लांट के अंदर कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक नेचर न होके फोटोट्रॉपिक नेचर के थे। मतलब वो परजीवी थे, मृतोपजीवी थे। परजीवी का मतलब होता है किसी दूसरे जंतु अथवा पौधे से अपना भोजन प्राप्त करना, और मृतोपजीवी का अर्थ होता है किसी मरे हुए सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से, या फिर जो कभी जीवधारी रहा हो, कोई जंतु रहा हो या फिर पौधा रहा हो, उससे उसका जो शरीर है जब वो डिकम्पोज हो जाए तो उससे भोजन प्राप्त करने की जो कंडीशन होती है उसे मृतोपजीवी कहा जाएगा। तो कुछ ऐसे भी पौधे देखे गए जो या तो परजीवी थे या फिर मृतोपजीवी थे। तो उसको अब किस जगत में रखा जाए, ये कंट्रोवर्सी होने लगी, विवाद उत्पन्न होने लगा। तो ऐसे कंडीशन में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है जिससे किसने प्रपोज किया था, आर्यच व्हिटकर ने। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर और बाकी परीक्षाओं में भी यही पूछा जाता है। तो अब इसमें क्या था कि जो जीवधारी थे उन्हें खास करके आप देखेंगे तो 5 जगत में विभाजित किया गया। इसमें एक नया क्या बना, फंजाई। बाकी 4 पहले वाला है। मोनेरा, जिसमें एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जिसमें मुख्य रूप से हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करेंगे। तो ये सब क्या होंगे, मोनेरा में आएंगे। प्रोटिस्टा ऐसे एनिमल होते हैं, मुख्य रूप से एनिमल ही होते हैं, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ, प्रोटो मतलब फर्स्ट, जोआ माने एनिमल, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ में आने वाले सभी जंतुओं को रखा गया है। जैसे हम बात करें यूग्लिना की, पैरामीशियम की, एंटमीबा की, तो ये सभी किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर हैं। कुछ एक उसकी शैवालें भी आएंगे। और इस तरह से तीसरा जगत इन्होंने बनाया फंजाई का मतलब ये मल्टी सेलुलर था और ये प्लांट था, लेकिन इसे हिंदी में हम कवक कहेंगे। और एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि कवक के अंदर लवक नहीं पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है, और इस वजह से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। तो प्रकाश संश्लेषण न करने की वजह से ही ये क्या होते हैं, परजीवी या फिर मृतोपजीवी होते हैं। चौथा जगत इन्होंने बनाया प्लांटी, जिसे पादप कहा जाएगा, और ये पूरी तरह से बहुकोशिकीय होंगे और उसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। और अंतिम जो जगत 5वां है उसका नाम है एनिमलिया, जंतु जगत। तो इस तरह से जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने आपको बताया मोनेरा, जिसमें एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया। एग्जाम्पल में आप याद रखिएगा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को। इसके अलावा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक एक कोष की जीवों को रखा गया है। इसका एग्जाम्पल आप लोग फाइलम प्रोटोजोआ के सभी जंतु को याद रखेंगे, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, एंटमीबा है, ये सब किस में आ जाएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। तीसरा जो जगत है इसका नाम है फंजाई। फंजाई जो है ये एक तरह से पौधे हैं जो परजीवी या फिर मृतोपजीवी नेचर के होते हैं, और इनमें अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे पेनिसिलियम का आपने नाम सुना होगा, कुकुरमुत्ता का नाम आपने सुना होगा, और इस तरह से राइजोपस, ये सब जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, फंजाई में। और ये पूरी तरह से पैरासाइट नेचर के होते हैं या फिर सैप्रोफाइट नेचर के होते हैं, जो किसी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करेंगे। अदरवाइज ये क्या करेंगे, किसी दूसरे पौधे पे या फिर जंतु के शरीर के अंदर इंट्रासेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर न्यूट्रिशन गेन करने का काम करेंगे। इसके अलावा बात आती है प्लांटी की। प्लांटी क्या है, पादप जगत है, और पादप जगत में इन्होंने क्या किया कि जितने भी पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ थी जो कि प्रकाश संश्लेषण कर रही थी, बहुकोशिकीय थी, यूकैरियोटिक नेचर की थी, उन सबको प्लांटी में रखा। और लास्ट में आता है एनिमलिया, और एनिमलिया भी क्या होता है, यूकैरियोटिक नेचर का होगा, मतलब सुकेंद्र की कोशिकाओं से बना होगा, बहुकोशिकीय होगा, और इसमें सभी जंतु आएंगे
फाइलम प्रोटोजोआ को छोड़कर। इस तरह से जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर कंपटीशन के एग्ज़ाम में, परीक्षाओं में या फिर नीट वगैरह की परीक्षाओं में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। इसके बाद कुछ वैज्ञानिकों से नहीं रहा गया, जिसमें खास करके जैसे कार्ल वुर्थ थे, ये जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये ज़्यादा पॉपुलर होने लगा, तो कार्ल वुर्थ ने सोचा कि हम 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बना दें, शायद वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से ज़्यादा बेहतर हो। तो ऐसी कंडीशन की वजह से 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाता है। तो जो 6 जगत पद्धति है या वर्गीकरण है, ये कार्ल वुर्थ के द्वारा 1990 में दिया गया। इन्होंने क्या किया कि ये जो मोनेरा था, मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, एक आर्कीबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया में जो ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करने वाले या ज़्यादा एसिडिक मीडियम में सर्वाइव करने वाले बैक्टीरिया थे, उनको आर्कीबैक्टीरिया में रखा, और जो बैक्टीरिया थे नॉर्मल टाइप के, उनको बैक्टीरिया। तो मोनेरा के लिए इन्होंने 2 जगत बनाया, मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया, एक का नाम रखा आर्किया, दूसरे का नाम बैक्टीरिया। और उसके बाद प्लांटी, फंजाई और ये आपका प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, एनिमलिया ज्यों का त्यों रहा। तो इसमें नया क्या बना, केवल मोनेरा को 2 भागों में क्लासीफाई किया गया, आर्किया और बैक्टीरिया में। इस तरह से 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, कार्ल वुर्थ के द्वारा ही। तो लेकिन देखा गया कि जो 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो उतना अच्छा नहीं था, तो बाद में इन्होंने ही, कार्ल वुर्थ ने ही क्या किया, डोमेन सिस्टम प्रपोज किया, मतलब डोमेन सिस्टम दिया। इन्होंने कहा कि हम जीवधारियों को 5 नहीं केवल 3 जगत में डिवाइड करेंगे, 3 डोमेन बनाएंगे, जिसमें पहले डोमेन का नाम इन्होंने रखा आर्किया, और दूसरे का नाम रखा बैक्टीरिया, और तीसरे का नाम रखा यूकैरिया। अब इसमें आर्किया में आर्कीबैक्टीरिया रखा, बैक्टीरिया में ऑलरेडी बैक्टीरिया को रखा, और इस तरह से जो यूकैरिया था इसमें सभी यूकैरियोट को, जैसे प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को, एनिमलिया को अर्थात कवक जगत को, उसके अलावा प्रोटिस्टा जगत को, और उसके अलावा आपका पादप जगत और जंतु जगत, जो 4 जगत था उसको अकेले यूकैरिया में रखा। तो ये भी उतना अच्छा नहीं था। तो जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये सबसे बेहतर अभी तक है, अभी इससे बढ़िया कोई क्लासिफिकेशन नहीं आया है। अगर आने वाले समय में इससे बेहतर भी अगर कोई क्लासिफिकेशन कोई नया वैज्ञानिक अगर देगा, जिसमें सभी तरह से, जैसे वायरस की अगर हम बात करें, तो वायरस जो है वो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं आता है, क्योंकि न वो सजीव भी है निर्जीव भी है। वो डिपेंड करेगा कि अगर वो किसी जीवधारी के शरीर के अंदर है तो सजीवों जैसा बिहेव करेगा, और अगर वो किसी जीवधारी की कोशिका के अंदर नहीं है तो निर्जीवों जैसा बिहेव करेगा। तो ऐसी कंडीशन की वजह से जो वायरस होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। तो हमें इस लेक्चर से केवल ये समझना है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, ये हैं कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इन्होंने ही क्या किया, वर्गीकरण की शुरुआत की। उसके अलावा जो अर्नेस्ट हेकल हैं, इन्होंने समस्त जीवधारियों को 3 जगत में बांटा, जिसका नाम था प्रोटिस्टा, एनिमलिया और प्लांटी। बाकी जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें मोनेरा जो कि एक कोष की प्रोकैरियोटिक होगा, प्रोटिस्टा एक कोष की यूकैरियोटिक होगा, फंजाई बहुकोष की यूकैरियोटिक होगा, प्लांटी बहुकोष की यूकैरियोटिक होगा और इसमें स्वपोषी पौधे होंगे, और जो एनिमलिया है बहुकोष की यूकैरियोटिक नेचर का, और क्या होगा, परपोषी जंतु होंगे। इस तरह से जो वर्गीकरण वाला ये टॉपिक है इस शॉर्ट वीडियो में ख़त्म होता है। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और किसी भी तरह की कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक बात और इसमें हम ध्यान देंगे कि इसी लेक्चर से संबंधित है, हम समझ लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या चीज़ है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक कोशिका होती है। जैसे हमें पता है कि गणित की भाषा में ये जो गोला होता है इसे हम एक वृत्त कहते हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसे केंद्र कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में खास करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों में इसमें एक न्यूक्लियस पाया जाएगा, और अगर ये न्यूक्लियस वेल डेवलप होगा, माने पूर्ण रूप से विकसित होगा, तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये सेल हो गई। ठीक है, फिलहाल ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होगा, सेल का होगा। तो अब इसके अंदर यहाँ पे एक और संरचना होगी जिसे न्यूक्लियोलस नाम दिया जाएगा। तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियोलस नाम होगा। तो कोशिका के अंदर ये 3 मुख्य भाग होते हैं। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म होता है,
कोशाद्रव्य होता है, केंद्रक के अंदर का जो तरल होता है इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो इतने सारे भाग होते हैं। तो कोशिका की ये बेसिक बात है। तो हमें समझना क्या है कि अगर कोशिका के अंदर केंद्रक अविकसित हो या पूर्ण रूप से विकसित न हो या फिर अनुपस्थित हो, तो ऐसी कंडीशन वाली कोशिका को प्रोकैरियोटिक, और हिंदी में इसे कहेंगे पूर्व केंद्र की। क्या कहेंगे? पूर्व केंद्र की। पूर्व का मतलब पहले, अर्थात केंद्रक न बन पाया हो, किसी कोशिका में केंद्रक न बन पाया हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रोकैरियोटिक क्या है, तो बैक्टीरिया यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक, तो बैक्टीरिया क्या होगा? प्रोकैरियोटिक होगा, उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो नीली हरी शैवाल है वो भी क्या है? प्रोकैरियोटिक, उसके अंदर भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे एक दूसरी कंडीशन दे दे कि कोई कोशिका हो और उसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित हो, तो ऐसी कंडीशन को हम लोग कहेंगे यूकैरियोटिक, या फिर इसे हिंदी में कहा जाएगा सुकेंद्र की। सु का मतलब होता है बढ़िया, अर्थात सुकेंद्र की का मतलब पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाए। तो हमने आपको अभी तक क्या पूरी तरह से इस वीडियो में क्या बताया कि जो बैक्टीरिया होगा और उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी होगा, नीली हरी शैवाल और जीवाणु, ये दो कोशिकाएं केवल प्रोकैरियोटिक होती हैं। इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं, चाहे वो प्रोटिस्टा की हों, चाहे वो फंजाई की हों, चाहे वो प्लांटी की हों, चाहे वो एनिमैलिया जगत की हों, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं सब के सब क्या होती हैं? यूकैरियोटिक नेचर की होती हैं, अर्थात उनके अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, और वो बहुकोश की या फिर एक कोश की, दोनों प्रकार की हो सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम इसमें अगले वीडियो में चर्चा करेंगे किसी